नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है शमशान, एक अविश्वसनीय डरावनी आत्मा की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। दूर तक शांत नीले समुंदर के किनारे और ठंडी हवा में झूमती नारियल के पेड़, ऐसे जगह पे कौन नहीं रहना चाहता। सबका सपना होता है ऐसे ही किसी सपनों की दुनिया में रहें। राजेश और कल्पना ने अपना कदम रखा था। अभी अभी दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने एक बड़ा सा घर किराए से लिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। राजेश के पास गांव में पुरखों की ज़मीन और यहाँ खुद एक कंपनी में मैनेजर। ज़िंदगी की हर खुशी वो कल्पना को देना चाहता था। ये जो घर लिया था वो बिल्कुल समुंदर के सामने था। सामने नीला समुंदर और बाजू में फैले रेत का किनारा। रोज़ ये नया जोड़ा दूर तक टहलने निकल जाते थे, अपने सपनों में ही जैसे वो जी रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हो वहाँ किसी की नज़र जल्दी लग जाती है। ऐसे ही हुआ इन दोनों के साथ। उसके बाद जैसे इनकी सपनों की दुनिया बिखर सी गई, जब एक अनजान काले साए ने इनकी सपनों की दुनिया में कदम रखा, जिसका राजेश और कल्पना को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। राजेश, मुझे तंग मत करो ना प्लीज़, आज तो सोने दो, आज ऑफिस नहीं है तुम्हारा। कल्पना अपना मुंह तकिए में छुपाते हुए बोली। राजेश ने खिड़की के पर्दे हटा दिए। सूरज की किरणें उनके बेडरूम में आने लगी और जोड़ की हवा भी। राजेश ने कल्पना को अपने पास लिया और उसको सिर्फ देखता रहा। क्या देख रहे हो? कल्पना ने आंखें बंद करके पूछा। अब हम आपको देखे भी नहीं, हम अपना सपना खुली आंखों से देखना चाहते हैं। आप हमारा सपना हो जो पूरा हुआ है। आप जैसी लड़की हमारे जीवन में आना हमारे लिए सपने से कम थोड़ी ना है। राजेश ने बहुत प्यार से बहुत कहते हुए कल्पना के बाल संवारे। आज जनाब का इरादा क्या है? कहाँ घूमने लेके जाओगे मुझे? आज खाना भी बनाने का मन नहीं मेरा, सुबह का भी बाहर से मंगवाते हैं और रात को कहीं बाहर ही खा के आते हैं। कल्पना ने अपनी मन की सुनाई, जो हुक्म मेरी रानी। राजेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दोपहर का खाना खाकर दिन भर टीवी देखते हो रहे दोनों। राजेश को नींद आई तो वो थोड़ा सो गया। शाम को उठ के दोनों बाहर घूमने चले गए। खाना खाकर घर वापस आए तो रात में के 11 बज चुके थे। आते ही दोनों ने सोने की तैयारी की और सो गए। रात के कुल 1:30 बजा था। खट टक की आवाज़। अचानक ही उनकी बेडरूम खिड़की खुल गई और बहुत जोर की हवा अंदर आने लगी। कल्पना की आंखें खुल गई। देखा कि राजेश तो मज़े में सोए पड़े हैं। उसने उठते ही खिड़की बंद की, लेकिन जैसे कल्पना अपने बेड की तरफ मुड़ी, खिड़की फिर से खुल गई। कल्पना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने गई। तभी उसको लगा कि खिड़की के पास कोई है। उसने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खिड़की का पर्दा हवा से उड़ने लगा। कल्पना ने फिर से हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, भूत भूत राजेश भूत! कल्पना की चीख ने राजेश को नींद तोड़ दिए। राजेश उठ के कल्पना के पास भागा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी? कल्पना राजेश से लिपट कर रोने लगी। राजेश तुम्हारे बगल में भूत था। मैं ना यहाँ खिड़की बंद करके आई थी, मुझे लगा कि वहाँ कोई है, लेकिन जब मैं बेड पे सोने गई तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाई और रोने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। राजेश ने उसको बेड पर बिठाया और एक साथ हाथ से पानी का गिलास उसको दिया। पानी पीने के बाद कल्पना को अब थोड़ा ठीक लगने लगा। राजेश, मैंने देखा कि तुम्हारे बगल में एक भयंकर काला साया था जो मेरी जगह सो के था। मैंने उसको देखा तो वो भी मुझे ही देख रहा था। वो किसी औरत जैसे दिख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। कल्पना फिर से रोने लगी। राजेश ने उसको अपने पास बिठाया और कहा, अरे नहीं पगली, मैं तो तुम्हारे साथ में ही हूँ तो हूँ। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा भला? वो रात कैसी तो भी बीत गई तो सुबह हुई, लेकिन कल्पना सो के थी। आज नाश्ता और टिफ़िन भी राजेश ने खुद ही बनाया। उसने नाश्ते की एक प्लेट तैयार की और साथ में कॉफ़ी लेकर बेडरूम में चला गया। कल्पना अभी सो रही थी। उसने कल्पना को उठाया और उसको हाथों से नाश्ता करवाया। अब कैसा लग रहा है कल्पना? राजेश ने तैयारी करते हुए पूछा। राजेश, क्या तुम आज घर पर रुकोगे?
मुझे यहाँ बहुत अकेला महसूस होता है। कल्पना ने एक गुजारिश की। राजेश उसके पास आकर बोला, कल्पना डरो नहीं, कल जो हुआ वो शायद तुम्हारा वहम होगा। ऐसे होता है, थकान के कारण मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, फिर शाम को कहीं बाहर चलते हैं। राजेश अपने ऑफिस चला गया। उसको दूर तक जाते कल्पना निहार रही थी। आज घर में कुछ करने लायक नहीं था। खाना भी राजेश ने बनाया था। सोचा अब बाहर लॉन में बैठकर कुछ किताबें पढ़ लूँ। कल्पना ने दोपहर का खाना खाया और लॉन में बैठकर किताब पढ़ने लगी। उसको कल वाली बात याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे में न सोचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वही काला साया, वही भयंकर चेहरे को उसको किताब में दिखा। उसकी लाल आंखें जैसे खून था आंखों में। उसने झट से किताब दूर फेंक दी और बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उनके घर के बगल में एक घर था। कल्पना की सारी हरकत एक औरत देख रही थी। वो बाहर आकर कल्पना को आवाज़ लगाई, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? तुम नए आए हो क्या? आवाज़ सुनकर कल्पना होश में आई। अब वो भी उस औरत से बात करने लगी। वो बूढ़ी सी औरत अब कल्पना के लॉन के बगल में बने दीवार के पास आकर बातें करने लगी। एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन यह घर काफ़ी दिनों से बंद था। पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने घर खाली कर दिया। पता नहीं क्या, कोई टिकता ही नहीं। तुम लोगों ने सब पूछ के ही लिया ना घर? उस औरत ने जानकारी देते हुए कहा। हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख लिया होगा। घर उन्होंने ही देखा था। हमारी तो अभी शादी हुई है। कल्पना ने अपने बारे में ज़्यादा बताना सही नहीं समझा। उस आंटी ने पति ने आवाज़ लगाई तो औरत चली गई, लेकिन कल्पना कुछ सोच के गिर गई। ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? वो घर में अंदर गई, लेकिन अपने बेडरूम में जाने का उसका मन नहीं था। वो सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंख कब लग गई कुछ पता नहीं चला। दरवाजे की घंटी बजी। वैसे ही कल्पना की नींद खुली। वो दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे पर राजेश था। राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारा दिन मैं सोके थी। कल्पना ने राजेश के हाथ से उसका बैग लिया और एक जगह रख दिया। शाम को घूम कर आने के बाद बाहर से ही खाना मंगवाया। दोनों खाना खाकर सो गए। रात को राजेश को प्यास लगी तो वो किचन में पानी पीने चला गया। तभी बाहर रास्ते के कुछ कुत्ते उनके घर की तरफ देखकर भौंक रहे थे। राजेश को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया। उसने इधर उधर देखा, सब ठीक लग रहा था। वो अपने बेडरूम की तरफ गया। उसने आते वक्त रूम का दरवाज़ा खुला रखा था, लेकिन वो बंद था। राजेश जैसे ही अंदर गया, अंदर का नज़ारा देख के उसको चक्कर ही आ गई। कल्पना अपने बेड पे नहीं थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले बाल और लाल आंखें राजेश को घूर रही थी। वो ये सब देख एकदम से नीचे गिर गया। कल्पना अब धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी और उल्टी छत को जाकर चिपक गई। राजेश की तो जैसे सांसें रुक गई थी। यह सब क्या था, ये सोचने का उसके पास मौका नहीं था। वो चिल्लाते हुए बाहर भागा और बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया। वो रात भर सोफे पर ही बैठा था। अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के कहाँ जाता, लेकिन राजेश के मन में अब सैकड़ों सवालें घूम रही थी। सुबह हुई। राजेश ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। कल्पना बेड पर सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजेश ने उसको उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ नहीं बताया। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चला गया। शाम को घर आने की उससे हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने बेल बजाई। कल्पना आज बहुत बदली हुई नज़र आई। उसके बाल खुले हुए थे और बिल्कुल चुप। खाने पर भी कुछ नहीं बोली और अपने रूम में जाकर सो गई। राजेश बहुत देर तक सोफे पर ही बैठा सोच रहा था, लेकिन हिम्मत जुटा कर बेडरूम में जाने के लिए जैसे उसने अंदर कदम रखा, कल्पना का वो भयंकर रूप देखकर राजेश जैसे पत्थर बन गया। भयंकर काली डायन बन चुकी थी वो। जैसे कल्पना ने काला साया बताया था, बिल्कुल उसके जैसा। उसके बाल खुले हुए थे और लाल आंख, मुंह से लाल खून बह रहा था। राजेश अब बहुत डर गया था। वो बाहर भागा। तभी कल्पना बाहर आई और बाहर का दरवाज़ा खोल के समुंदर के किनारे से भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई। बहुत अंधेरा था वहाँ। एक पेड़ के पास जाकर ज़मीन पर सिर रखकर बहुत ही अजीब आवाज़ में बोल रही थी। राजेश मदद के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था, क्या करे उसको खुद समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बगल वाली आंटी
एक आदमी के साथ में लेकर आई। उसको राजेश ने कभी देखा नहीं था। आप कौन है? राजेश ने पूछा। बेटा तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ, आंटी ने आगे कहा। मैंने तुम दोनों को बाहर भागते हुए देख लिया था, तभी मैंने अपने पहचान के तांत्रिक को बुलाया है। तांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करता था, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिया। ये कोई दृष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं अंधेरा जब ज़्यादा हो जाए तब यहाँ वहाँ घूमती है। जब अमावस्या हो तब उनकी ताकत बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ने के लिए कोई इंसान शरीर खोजती है और जिससे वो टकराए आत्मा अपनी उस पर अपना कब्जा कर लेती है और वो उसके खून से अपनी प्यास बुझाकर खुद ताकतवर बन जाती है। अभी अमावस्या ही चल रही है। इन दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस्या के दिन उसकी मौत के साथ वो दृष्ट आत्मा अमर हो जाएगी। राजेश बहुत डर गया। वो हाथ जोड़कर उस तांत्रिक से कल्पना को बचाने की विनती करने लगा। आप प्लीज़ कुछ कीजिए बाबा, मेरी बीवी को बचाइए। उस तांत्रिक ने अपनी झोली में से थोड़ी राख निकाली। ये शमशान की राख है, वो हम वहाँ साधना करते हैं, ये उसके सर पर लगा दो, वो काबू में आ जाएगी। राजेश ने वैसा ही किया। बहुत ज़ोर से चीख के साथ कल्पना नीचे गिर पड़ी। अब राजेश ने अपनी गोद में उसको उठाकर घर की तरफ चला गया। साथ में वो तांत्रिक और बूढ़ी आंटी भी थी। घर पहुंचते ही तांत्रिक ने घर को अपने मंत्रों से बांध दिया। कल्पना को सुलाकर वो बाहर आए। उसको एक काला साया दिखा था हमारे बिस्तर पर। बस उसी दिन से कल्पना बदल गई, राजेश ने बताया। तांत्रिक ने घर की दीवार को हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद की। ये काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है। उसको अमर होना है और वो उसको मारकर ही दम लेगा। ये बहुत शक्तिशाली है, इसको बांधना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने गुरुजी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम अब उसको रूम के अंदर बंद रखो। वो तांत्रिक और आंटी चले गए। राजेश को अब बहुत बेचैनी हो रही थी। उसको कल्पना की चिंता हो रही थी। सुबह से शाम तक वो बाहर चक्कर काट रहा था। शाम को अचानक रूम में से रोने की आवाज़ आई। राजेश मुझे बचा लो प्लीज़, ये मुझे क्या हो गया है? मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। राजेश से रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा खोला। कल्पना एकदम से वो शैतान आवाज़ में बातें करने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। राजेश ने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन कल्पना ने अपने हाथ में एक बर्तन लेके राजेश के सर पर मारा। राजेश बेहोश होकर गिर गया। रात होने के बाद वो तांत्रिक अपने गुरुजी के साथ राजेश के घर आए। राजेश को बेहोश पाकर वो समझ गए कि शैतान ने अपनी चाल चली और कल्पना को लेकर भाग गया है। राजेश को पानी मारकर होश में लाया और गुरुजी ने वो रूम देखा जहां कल्पना को कैद किया था। उनको कुछ समझ नहीं आया। वो बोले, बेटा समय कम है, यह साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों के बाद इसको कोई मनुष्य शरीर मिला है। अगर वो साया अमर हो गया और उसने इंसानी रूप धारण कर लिया तो वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हमें तुम्हारी बीवी को किसी भी हालत में बचाना ही होगा, नहीं तो कयामत होगी। चलो मेरे साथ। वो दोनों राजेश को लेकर शमशान में आए। वहाँ एक हवन चल रही थी। दोनों तांत्रिक बैठ गए और मंत्रों का पाठ चालू किया। रात काली होती गई। चांद अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब अमावस्या अपने चरम पर थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए कल्पना वहाँ आ गई। वो बहुत भयंकर रूप में थी। उसके आने से वहाँ खून की बदबू फैल गई। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और कल्पना के पास जाकर मंत्र पुकारा और शमशान की राख उस पर मारी। कल्पना शांत हो गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकला। वो देखने में बिल्कुल कल्पना जैसी ही लग रही थी। अब उसने कल्पना का रूप ले लिया। पहचानना मुश्किल था कि कौन कल्पना है और कौन वो साया। गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। इतने में वो डरावनी आत्मा ने अपनी चाल चली और गुरुजी के साथ ही तांत्रिक को मार डाला। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा, लेकिन उनकी मंत्रों के सामने वो टिक नहीं पाई। ये सब हड़बड़ी में वो मंत्रों वाला त्रिशूल कहीं नीचे गिर गया। वो ढूंढने गुरुजी जैसे झुके, वैसे डायन ने गुरुजी को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। उन्होंने राजेश को इशारों से वो त्रिशूल से साये का खात्मा करने को कहा। गुरुजी की मौत से मानो वो काला साया खुशी से
कूदने लगा। इतने में वहाँ हर तरफ चीखें गूंजने लगी। वो काला साया अब अपने मुकाम पे जाने वाला था, उसको मानव शरीर मिलने वाला था। वह साया झूम उठा। तभी राजेश ने उठकर मंत्रों वाला त्रिशूल से उसका अंत करना चाहा, लेकिन उसने वही त्रिशूल से राजेश को अपना शिकार बनाया। बुरी तरह घायल होकर राजेश नीचे गिर पड़ा। यह देख कल्पना अपना पूरा जोर लगा के राजेश की मदद को गई। अपने पति को वो मरता हुआ कैसे देख सकती थी। वह साया और कल्पना आपस में भिड़ गए। अब कौन कल्पना और कौन साया समझ नहीं आ रहा था। राजेश ने वो त्रिशूल उठाया, कल्पना ने इशारा किया और वो मंत्रों वाला त्रिशूल राजेश ने उस खूंखार साया के सीने में दे मारा। उसको तड़पता देख के राजेश ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उस शमशान से बाहर भागा। वो दोनों जैसे तैसे घर पहुँचे। घर के अंदर जाते ही राजेश सोफे पर लेट गया। उसके सिर से खून बह रहा था। कल्पना ने राजेश को मरहम लगाया और राजेश को बेडरूम में सुलाया। इतने दिनों से वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसको सुलाकर कल्पना नहाने चली गई। उसके बाल खुले हुए थे। वापस आकर उसने कंघी उठाई और आईने में देखा, सिर्फ कंघी दिख रही थी, कल्पना गायब थी। नोट: दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीवित वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य बनाई गई है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।